अभी हम बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले हम बाल विकास से शुरू करते हैं। जो इसके 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बच्चा यह समझने में विफल रहता है कि मिट्टी के गोले को सांप के आकार में बदलने से उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच में यह सीमा किस कारण से है? तो आप बताइए कि किस कारण से है। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। पहला है अहम केंद्रित विचार, दूसरा है विचार की अनुत्क्रमणिकता, तीसरा है जीववादी सोच या परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क, इगोसेंट्रिक, इरिसिबिलिटी ऑफ थॉट, एनीसेंट्रिक, एनिमिस्टिक थिंकिंग या हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। तो हम इसमें देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है। एक 5 वर्षीय बच्चा है, वह यह समझने में विफल है कि मिट्टी के गोले को सांप के आकार में बदलने से उसका कुल द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो इसका जो है सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है? पहला है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू द बॉडी टूवर्ड्स। तो फर्स्ट है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इसमें आएगा, या प्रॉक्सिमोडिस्टल आएगा, या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, या प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन आएगा। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। तो ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे वाले ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया है। तीसरा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और सहायता के साथ क्या कर सकता है? इसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी एक बच्चा है, ठीक, और उसे हम सहायता दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसे बिना सहायता दिए वो क्या कर सकता है और सहायता देने पर क्या कर सकता है, उन दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेफेलो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पाड़ या ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, दूसरा है आत्मसातीकरण और तीसरा है स्कीमा निर्माण। तो देखिए, जो अगर हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं हेल्प कर रहे हैं, उनके बीच का अंतर देखना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन यानी एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण जो होता है वो करेक्ट होगा। ओके, क्या होगा करेक्ट? आत्मसातीकरण, यानी तीसरा ऑप्शन ये जो है आपका सही है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि हाइंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस चरण का प्रदर्शन कर रहा है? क्वेश्चन, ए चाइल्ड argues that Heinz should not steal the drug because he will be caught and sent to jail. According to Lawrence Kohlberg theories of moral development, which stage is the child demonstrating? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है ए गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, बी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओरिएंटेशन और डी है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब इसमें यानी एक अच्छा लड़की या एक अच्छा लड़का अभिविन्यास आ रहा है, दंड या आज्ञाकारिता अभिविन्यास है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। तो इसमें क्वेश्चन इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर बीएस नर्चर,
डिबेट। नर्चर प्राइमरीली रिफर्स टू, यानी प्रकृति बनाम पोषण विवाद के संदर्भ में पोषण से मुख्य रूप से तात्पर्य है। तो इसके भी चार ऑप्शन है। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, बी है कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कोड, सी है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपीरियंसेस एंड डी है इनेट टेम्परामेंट। अब यानी आप हिंदी में भी देख लीजिए, जैविक पूर्वाभ्यास, जटिल आनुवांशिक कोड, या पर्यावरणीय प्रभाव या अनुभव, या जन्मजात स्वभाव। अब इन चारों में से सबसे करेक्ट जो ऑप्शन आपको है वो कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपीरियंस, यानी ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, पर्यावरणीय प्रभाव और अनुभव। ओके, अब चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी टू मल्टीपल इंटेलिजेंस, a person who can easily debate and respond to the moods, motivations and desires of others possesses high। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के मूड, प्रेरणाओं और इच्छाओं को आसानी से पहचान सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है, उसके पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है? तो ये इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन आया है। इसमें चार ऑप्शन है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल, सॉरी, पहला है इंट्रापर्सनल और दूसरा है इंटरपर्सनल और तीसरा है नेचुरलिस्टिक और डी है स्पाइटल इंटेलिजेंस। ओके, तो इनमें इन चारों में सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। ओके, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? इसके भी चार ऑप्शन है। होपिंग ऑन वन फुट यानी एक पैर का कूदना, बी है रनिंग इन ए जिगजैग लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में दौड़ना, और सी है थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू ए स्ट्रिंग यानी एक धागे में मोती पिरोना, और डी है क्लाइंबिंग स्टेयर्स यानी सीढ़ियां चढ़ना। तो इसमें पूछ रहा है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में यानी जो काम हम कैसे कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी मसल्स में जिसका यूज होता होगा। जैसे दो स्किल है हमारे पास, एक फाइन मोटर है, एक क्या है ग्रास मोटर स्किल। ठीक है, ग्रास मोटर स्किल। तो जो ग्रास मोटर है उसमें बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, फाइन मोटर में छोटे मसल्स का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें जो है एक धागे में मोती पिरोना यानी थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू ए स्ट्रिंग, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, अब हम किस पे चल रहे हैं? अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संरक्षण का प्रदर्शन करने और संक्रामकता ट्रांजिटिविटी को समझने लगते हैं, यानी संक्रामकता यानी ट्रांजिटिविटी को समझने लगते हैं? पहला है क्या है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीगात्मक अवस्था, बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है सी यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, अब हम इस पे आगे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन, individuals are primarily trying to resolve crisis related to
यानी एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम आइडेंटिटी बेस रोल कंफ्यूजन के चरण के दौरान व्यक्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित संकटों को हल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो पहला है क्या है, स्कूली कार्यों में सक्षमता यानी कॉम्पिटिटेंस इन स्कूल टास्क। दूसरा है बी डेवलपिंग पीयर एंड ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज यानी साथी और व्यवसायिक पहचान विकसित करना। तीसरा है फॉर्मिंग डीप इंटीमेट रिलेशनशिप गहरे अंतरंग संबंध बनाना। तीसरा है गैंगिंग और ऑटोनॉमी ओवर बॉडली फंक्शन यानी शारीरिक कार्यों पर स्वायत्तता प्राप्त करना। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को, गेस करिए। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है बी, साथी और व्यवसायिक पहचान विकसित करना। तो हमें क्या करना है, डी को करेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। A child understands that a dog is an animal when they see a cat for the first time. They call it a dog. After being corrected, they modify their mental structure to create a separate category for cats. In this process of modification is known as, यानी एक बच्चा समझता है कि कुत्ता एक जानवर है। जब वे पहली बार बिल्ली को देखते हैं तो वे उसे भी कुत्ता कहता है। सुधार किए जाने के बाद वे बिल्लियों के लिए अलग श्रेणी बनाने के लिए और अपनी मानसिक संरचना को बदलते हैं। संशोधन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, यानी एक बच्चा है छोटा सा, उसने जब एक 4 पैर वाले जानवर को देखा यानी एक कुत्ते को देखा और फिर एक बिल्ली को देखा तो वो दोनों को ही एक ही चीज समझ रहा था। लेकिन जब उसमें उसे बताया गया कि नहीं ये कुत्ता होता है ये बिल्ली होती है तो वो उनमें अंतर करने लग गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके। फर्स्ट क्या है आपका, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। दूसरा है एक्मोडेशन। तीसरा है एक्युबलेशन। डी है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आपको क्या करेक्ट लग रहा है बताइए आप लोग। इसमें 10 का बी सही हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, एक्मोडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्मोडेशन, समायोजन कर रहा है अपनी मानसिक उसमें, अपने दिमाग में सोच रहा है कि अच्छा ये होता है, ये होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 11। ओके, ये सेकेंड पार्ट में है समावेशी। ओके, ये गलत बन जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो चलिए हम बनाते हैं इसे आपके लिए, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है A teacher noticed that a student is facing persistent difficulty in reading text and spelling word correctly. This child is demonstrating symptom of, यानी एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र को पढ़ने और शब्दों को सही वर्तनी में लिखने में लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह बच्चा किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डायलेक्सिया या ADHD, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, पढ़ने का प्रॉब्लम है यानी वो पाठ नहीं पढ़ पा रहा है और शब्दों की सही वर्तनी लिखने में लगातार कठिनाई का सामना कर रहा है। क्या कर रहा है, लगातार कठिनाई का सामना कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये लगातार कठिनाई और पढ़ने वाला उसको प्रॉब्लम जो आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, ये किस चीज का लक्षण है उसके अंदर, तो ये है डिसलेक्सिया। क्या है ये, डिसलेक्सिया। हमारा जो है सी ऑप्शन इसमें सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है टू सक्सेसफुली इंक्लूड विजुअली चैलेंज्ड लर्नर
इन ए रेगुलर क्लासरूम ए टीचर शुड, एक नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन है। यूज टेक्स्ट हैवी विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी पाठ प्रधान प्रस्तुतियों का उपयोग करना चाहिए, या डिलीवर इंस्ट्रक्शन यूजिंग क्लियर ओरल डिस्क्रिप्शन एंड टैक्टाइल मटेरियल्स, यानी स्पष्ट मौखिक विवरण और स्पर्श सामग्री का उपयोग करके निर्देश देना, या सेपरेट देम इनटू ए डिजाइनेटेड कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, उन्हें कक्षा में एक निर्दिष्ट कोने में अलग करना, रिले इंटायरली ऑन साइलेंट रीडिंग असाइनमेंट्स, पूरी तरह से मौन पाठक कार्यों पर निर्भर रहना। ये जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें पूछ क्या रहा है आप ये देखिए। पहले क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें बी लग रहा होगा, बी ही करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्या करना चाहिए, स्पष्ट मौखिक विवरण और स्पर्श सामग्री का उपयोग करके निर्देश देना, यानी बच्चे को आंख से प्रॉब्लम है तो वो टच करके चीजों को समझ सकता है और उसका यूज कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फिलॉसफी दैट, यानी जो समावेशी शिक्षा है इस अंतर्निहित दर्शन पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वो किस दर्शन पे आधारित है, चलिए बताइए आप लोग। समावेशी शिक्षा, ठीक है। इसमें जो है 4 ऑप्शन है। पहला है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी थॉट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग संस्थानों में पढ़ाया जाना चाहिए। बी है बच्चों को एक नियमित स्कूल प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ऑल चिल्ड्रन हैव ए फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड बी कैटेगराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर आईक्यू स्कोर्स, यानी छात्रों को उनके आईक्यू स्कोर के आधार पर वर्गीकृत और अलग किया जाना चाहिए। और डी है स्कूल शुड ओनली कैटर टू गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर, स्कूलों को केवल प्रतिभाशाली और मेधावी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। तो ये भाई जो हमारा ये है एनएपी है, ये इस मतलब ये गलत है कि आप बच्चे को अलग थलग कर दीजिए, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। बच्चों को एक नियमित स्कूल प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, यानी बच्चे को ये अधिकार है कि वो भी सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करे, उसे अलग ना फील कराया जाए। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है ए स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी disorder ADHD is likely to exhibit which of the following behavioral pattern। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित छात्र को निम्न में से कौन सा व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित होने की संभावना है। तो पहला ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना। दूसरा है इम्पल्सिविटी एंड डिफिकल्टी वेटिंग फॉर दियर टर्न्स, आवेगशीलता और अपनी बारी का इंतजार करने में कठिनाई। सी है कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी, यानी शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह दूरी बना लेना। डी है एक्सपेंशनल मास्टरी ओवर रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट, लंबे पाठ पढ़ने पर असाधारण महारत। तो इन चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, ये है।
आपका बी ऑप्शन है। रुकिए मैं फिर से कर देती हूँ तो आप लोग को आराम से पढ़ने में आएगा। यानी आवेगशीलता और अपनी बारी का इंतजार करने में कठिनाई होती है। जो हाइपर ये होते हैं, हाइपर बच्चे होते हैं, एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, उनको कोई काम उन्होंने कहा और वो फास्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर डी वाला सबसे करेक्ट है। ओके, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम accommodation for gifted learner should primarily involve, एक समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, एक समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए समायोजन में मुख्य रूप से क्या शामिल होना चाहिए? गिविंग देम हाईली रिस्पेक्टिव रोट लर्निंग टास्क, उन्हें अत्यधिक दोहराव वाले रटने के कार्य देना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एंड इंरिचमेंट प्रोग्राम्स, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच और संवर्धन कार्यक्रमों को अवसर प्रदान करना। सी है असाइनमेंट देम ऑफ टास्क ऑफ चेकिंग अदर स्टूडेंट्स आंसर कॉपीज, उन्हें अन्य छात्रों की उत्तर कॉपियों की जांच करने का कार्य सौंपना। डी है lowering the academic expectation to match the average class standard, औसत कक्षा मानक से मेल खाने के लिए शैक्षणिक अपेक्षाओं को कम करना। तो एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए जो है क्या होना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चा जो है उसका आईक्यू लेवल पता है आप लोग को? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है, एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, हम किस पे थे? प्रतिभाशाली 15 वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें ये तो बहुत आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें बी ऑप्शन जो है यानी उच्च स्तरीय, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच और संवर्धन कार्यक्रम को क्या करना है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस फॉर ए स्टूडेंट विथ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, चलिए मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ रही हूँ। हाँ, पहला है क्वेश्चन नंबर, सॉरी थोड़ा सा मिसमैच हो गया। हाँ, अस्थि विकलांगता वाले छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तकनीक उपकरण एक उदाहरण है? पहला है बड़े प्रिंट वाली किताबें, दूसरा है व्हील चेयर और संशोधित कीबोर्ड, तीसरा है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और चौथा है श्रवण यंत्र यानी लार्ज प्रिंट बुक्स। बी है व्हील चेयर्स एंड मॉडिफाइड कीबोर्ड, सी है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और डी है हेयरिंग एड्स। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये? अस्थि विकलांगता वाले छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक, सहायक तकनीक उपकरण एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे करेक्ट आंसर है, क्या होना चाहिए? 16 का करेक्ट आंसर है बी, यानी विल, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 17 पर। 17 है अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी RPWD एक्ट 2016 स्कूल मस्ट इंश्योर बैरियर फ्री एक्सेस फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज, दिस प्राइमरली इंक्लूड्स बिल्डिंग यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार स्कूलों में विकलांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना
करना चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए, इसमें मुख्य रूप से किसका निर्माण शामिल है? तो इसमें है, पहला है आपका रैंप, सुलभ शौचालय, ओके। दूसरा है ऊंची दीवारों वाले खेल के मैदान। तीसरा है विशेषीकृत ध्वनिरोधी कक्षा हॉल, परीक्षा हॉल और क्लोज सर्किट टेलीविजन कक्ष। तो इस चारों ऑप्शन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है रैंप और सुलभ शौचालय, ये करेक्ट आंसर आपका है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ए टीचर डिस्कवर्ड दैट ए स्टूडेंट कैन रीड फ्लुएंटली बट कैंट comprehend the deeper meaning of what they have just read. This specific learning gap point towards. एक शिक्षक को पता चलता है कि एक छात्र धारा प्रवाह पढ़ सकता है, लेकिन उसने जो पढ़ा है उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ सकता। यह विशिष्ट शिक्षण अंतर किसकी ओर इशारा करते हैं? तो इसके भी चार ऑप्शन हम देख रहे हैं। पहला है अभिव्यंजनात्मक भाषा विकार, पहला क्या है? अभिव्यंजनात्मक भाषा विकार। दूसरा है हाइपरलिक्सिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट, यानी पठन बोध में कमी आ रही है। तीसरा है मोटर डिस्पैक्सिया, यानी गत्यात्मक डिस्पैक्सिया है। और डी है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिफिसिट, यानी जो कुछ वो बोल रहा है उसके बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 18 का है सही आंसर क्या लग रहा है आपको? चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये बी ऑप्शन आपका, सॉरी 1 मिनट, ये बी ऑप्शन आपका हाइपरलेक्सिया, यानी पठन बोध में कमी आ रही है। धारा प्रवाह पढ़ नहीं पा रहा है ना, धारा प्रवाह लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? पठन बोध में कमी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। जेंडर बायस in a classroom environment can be minimized by a teacher who. कक्षा के वातावरण में लैंगिक पूर्वाग्रह को एक शिक्षक द्वारा किसके माध्यम से कम किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है, देख लेते हैं हम। assign caretaking role only to female student, केवल छात्राओं की देखभाल संबंधी भूमिकाएं सौंपना। यूजर जेंडर नेचुरल लैंग्वेज एंड इनकरेज क्रॉस जेंडर टीम वर्क, लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना और क्रॉस जेंडर टीम वर्क को बढ़ावा देना। रिफर्मर्स ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स ड्यूरिंग डिस्कशन, चर्चाओं के दौरान पारंपरिक रूढ़ियों की पुष्टि करना। और चौथा है होल्ड्स लोअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन फॉर मेल स्टूडेंट इन आर्ट, यानी कला में पुरुष छात्रों के कम प्रदर्शन की उम्मीद रखना। अब इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है बी। क्या है ये? सॉरी 1 मिनट, मैं आपको इसको ऐसे कर दे रही हूँ तो आपको समझने में आराम होगा। लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना और क्रॉस जेंडर टीम वर्क को बढ़ावा देना। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। केयर कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी रिक्वायर्स ए टीचर टू, यानी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी के लिए एक शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता होती है? तो पहला है इग्नोर द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ मिनोरिटाइज्ड स्टूडेंट, यानी अल्पसंख्यक छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा करना। दूसरा है ट्रीट वन डोमिनेंट कल्चर एज ए बेंचमार्क फॉर इवोल्यूशन, एक प्रमुख संस्कृति को मूल्यांकन के लिए मानक मानना। और सी ऑप्शन है वैलिडेट द इंटीग्रेट स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग, छात्रों के विविध सांस्कृतिक अनुभवों को मान्य करना और सीखने में एकीकृत करना। और डी ऑप्शन है
impose a standardized curriculum without any conceptual changes, बिना किसी संदर्भ परिवर्तन के एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछ रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र के लिए एक शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। फिर से मैं कर देती हूँ, आपका आंसर नंबर सी करेक्ट है। छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों को मान्य करना और सीखने में एकीकृत करना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट 3 है। मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग टॉपिक से हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अब लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो पहला क्वेश्चन इसका है। पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा के वातावरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है स्टूडेंट पैसिवली इन लिसन टू लेक्चरिंग टीचर्स, यानी छात्र निष्क्रिय रूप से व्याख्यान देने वाले शिक्षकों को सुनते हैं। दूसरा है लर्निंग इज कंप्लीटली गाइडेड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी सीखना पूरी तरह से बाहरी पुरस्कारों और दंडों द्वारा निर्देशित है। तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी बुल्ड नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी छात्र अन्वेषण संवाद समस्या समाधान के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और डी ऑप्शन है टेक्स्ट बुक मेमोराइजेशन इज ट्रीटेड एज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी पाठ्य पुस्तक को याद रखना ही सत्य का एकमात्र स्रोत माना जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है, सबसे करेक्ट ऑप्शन आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सबसे सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए चाइल्ड systematically from a hypothesis and test alternative solution to solve a complex math puzzles. This child is exhibiting characteristic of। एक बच्चा जटिल गणित की पहेली को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से एक परिकल्पना बनाता और वैकल्पिक समाधानों का परीक्षण करता है। यह बच्चा किसकी विशेषताएं प्रदर्शित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर लर्निंग की और प्रयास का अधिगम, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वैज्ञानिक अन्वेषण और आलोचनात्मक सोच। सी है मैकेनिकल मेमोराइजेशन यानी यांत्रिक स्मरण यानी रटना, या स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशनिंग। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपका है आंसर नंबर बी। ओके, आंसर नंबर बी यानी वैज्ञानिक अन्वेषण और आलोचनात्मक सोच। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरली कंडक्टेड टू। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो ग्रेड एंड रैंक स्टूडेंट एट द वेरी एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, शैक्षणिक सत्र के अंत में छात्रों को ग्रेड और रैंक देना, जो कि बिल्कुल गलत है। बी है मॉनिटर, एक मिनट, बी है मॉनिटर, ये तो हमें सही नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें रैंक वैंक नहीं देना है भाई, तो ये गलत हो गया। बी है मॉनिटर ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड एंटी एक्शनेबल फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और सीखने में सुधार के लिए व्यवहारिक प्रतिक्रिया देना। तीसरा है सेग्रीगेट लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट इनटू सेपरेट ट्रैक्स
यानी कम प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग ट्रैक में करना, ये भी ठीक नहीं है। बेंचमार्क शब्द ही निगेटिव लग रहा है। स्कूल्स अगेंस्ट स्टेट एवरेज, यानी राज्य के औसत के मुकाबले स्कूलों का मूल्यांकन करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, बी। ये बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं आगे 24 पे। एन intrinsic motivation pattern is best illustrated by a student who, आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैटर्न उस छात्र द्वारा सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है जो, ऑप्शन फर्स्ट है, स्टडीज diligently to win a cash prize in a competition, यानी प्रतियोगिता में नगद पुरस्कार जीतने के लिए लगन से पढ़ाई करता है। दूसरा है completes a science project because they find the topic deeply fascinating, एक विज्ञान परियोजना को पूरा करता है क्योंकि उसे वह विषय गहराई से आकर्षक लगता है। तीसरा है finishes homework quickly just to avoid being punished by parents, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए गृह कार्य जल्दी समाप्त करता है। और चौथा है अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस टू गेन अप्रूवल फ्रॉम पीयर्स, यानी साथियों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेता है। अब इसका सबसे सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है? 24 का सबसे सही ऑप्शन बी है। क्या है करेक्ट ऑप्शन आपका? क्या है? बी है। ओके, क्या है? बी है। बी आंसर इज राइट। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। एरर मेड बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस शुड बी व्यूड बाय टीचर्स एज, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को शिक्षकों द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो अस्थायी संज्ञानात्मक कमियां जिन्हें हल नहीं किया जा सकता, या छात्रों के संज्ञानात्मक सोच पैटर्न को समझने की खिड़कियां यानी अंतर्दृष्टि, या सी ऑप्शन है शुद्ध लापरवाही की घटना जिसमें तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। और चौथा है शिक्षक की व्यवहारिक विफलता का एक अस्पष्ट संकेत। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, की जाने वाली जो त्रुटियां हैं वो शिक्षक द्वारा किस रूप में देखी जानी चाहिए? तो हमें जो है बी ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? छात्रों के यानी विंडोज टू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट कॉग्निटिव थिंकिंग पैटर्न, कॉग्निटिव थिंकिंग जहां आ जाए पॉजिटिव वर्ड है समझो, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल strategies is least effective for prompting deep conceptual understanding, गहरी वैचारिक बौद्धिक conceptual understanding को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति सबसे कम प्रभावी है? तो पहला ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण और सहकर्मी चर्चाओं को प्रोत्साहन देना, खोज अधिगम विधियों का उपयोग करना, या निरंतर अभ्यास और यांत्रिक रटने पर अत्यधिक निर्भर रहना, या वास्तविक दुनिया के संदर्भ में कनेक्शन बनाना। तो ये पहला भी निगेटिव आपका हो गया। मतलब पहला जो क्वेश्चन है ये भी निगेटिव, बी वाला भी खोज अधिगम विधियों का उपयोग करना, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो आपका क्वेश्चन नहीं, खोज अधिगम विधियों का उपयोग करना, 1 मिनट। तो ये जो निरंतर अभ्यास और यांत्रिक रटने पर अत्यधिक निर्भर रहना, तो रटने की प्रवृत्ति भैया होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी, द 4 स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकर इन विच स्पेसिफिक सिक्वेंशियल ऑर्डर, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक
अधिगम के 4 चरण किस विशिष्ट अनुक्रमिक क्रम में होते हैं? हाँ, तो पहला है रिटेंशन, अटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। दूसरा है रिटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तीसरा है मोटिवेशन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन। डी है अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए अटेंशन, फिर आना चाहिए रिटेंशन, फिर आना चाहिए रिप्रोडक्शन, ओके, फिर मोटिवेशन। तो हमारा आंसर जो है बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 28 पे चल रहे हैं। 20 मेटा कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज रिफर टू ए स्टूडेंट एबिलिटी टू, यानी एक अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं एक छात्र की किस क्षमता को संदर्भित करती हैं? ऑप्शन ए है रोट मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफिनेशन, परिभाषाओं की लंबी सूचियों को रटना। बी है अपनी खुद की सोच और सीखने की रणनीतियों की निगरानी और प्रतिबिंबित और विनियमित करना। तीसरा, अधिकार क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का आंख बंद करके पालन करना। डी है बुनियादी भौतिक बाहरी उत्तेजनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। तो आप ये बताओ कि आपको सबसे सही क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर बी सबसे पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जाएंगे बी के साथ, यानी मॉनिटर रिफ्लेक्ट अपॉन द रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ए टीचर यूजेस ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स concept map and analogical during a lecture. These pedagogical interventions are primarily designed to help student. एक शिक्षक व्याख्यान के दौरान ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, अवधारणा मानचित्र और उपमाओं का उपयोग करता है। ये शैक्षणिक हस्तक्षेप मुख्य रूप से छात्रों की क्या मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? पहला है कीप डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग लॉन्ग इंस्ट्रक्शन बुक ब्लॉक्स, यानी लंबे निर्देश ब्लॉक के दौरान ध्यान भटकाए रखना। यह है नई अवधारणा और मौजूदा ज्ञान के बीच संरक्षित मानसिक संबंध बनाना। या तीसरा है परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह फ्लैश बोर्ड पर निर्भर रहना। चौथा है असाइनमेंट के दौरान साथियों के साथ सहयोग करने से बचना। तो सबसे सही आंसर इसका होना चाहिए आपका बी। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नई अवधारणा और मौजूदा ज्ञान के बीच संरक्षित मानसिक संबंध बनाना। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी 30। इन द context of experimental learning, David plots learning cycle progress through which structural components। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में डेविड कोल्ब का शिक्षण चक्र किन संरचनात्मक घटकों के माध्यम से आगे बढ़ता है? अभी इनके पे क्वेश्चन बहुत मतलब आया नहीं है, लगभग ये समझिए इस पे डेविड कोल्ब पे, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। जो पैटर्न बन रहा है एग्जाम का आजकल, तो हमें लगभग चीजों को कवर करना पड़ेगा। इसके 4 ऑप्शन है, लेक्चर, टेस्टिंग, इवोल्यूशन, फीडबैक। दूसरा है कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। सी है स्टिमुलस रिस्पांस रेनफोर्समेंट एक्सटेंशन। डी है गोल सेटिंग, एग्जीक्यूशन, रोट मेमोराइजेशन, पनिशमेंट। तो इसका बी ऑप्शन सबसे सही है। क्या है? सबसे सही है ये कंक्रीट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आज का क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच।